हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने परागकण क्या होते हैं, परागकण की संरचना कैसी है और परागकण की जीवन क्षमता क्या होती है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि भाई स्पेशल फैक्ट क्या है परागकण के बारे में, वो हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज हम निषेचन पक्ष घटनाओं का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्त्री केसर, दीर्घ बीजाणुधानी व भ्रूण कोश का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो पुष्प का जो मादा भाग है वो जायांग होगा, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर जायांग कहलाता है। और ये जो जायांग होगा वो या तो एक स्त्री केसर से मिलकर बना हो सकता है या इस जायांग के अंदर बहुत सारे स्त्री केसर हो सकते हैं। अब स्त्री केसर क्या होगा इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो कोई भी जायांग है या तो वो एक स्त्री केसर से मिलकर बना हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे स्त्री केसर हो सकते हैं, बहुत स्त्री केसर। नॉर्मली इसको अपन टेक्निकल भाषा के अंदर जब एक स्त्री केसर हो एक जायांग के अंदर तो उसको अपन एक अंडपी कहा जाता है, एक अंडपी। और जब बहुत सारे स्त्री केसर हो तो उसे अपन बहु अंडपी कहेंगे। अंडप का मतलब स्त्री केसर से, बहु अंडपी। अब जो जायांग बहु अंडपी होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी जिसको अपन सिनकार्पस बोलेंगे। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वियुक्त अंडपी। तो बहु अंडपी जो जायांग होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, संयुक्त अंडपी और वियुक्त अंडपी। जब स्त्री केसर की संख्या 2 से ज़्यादा हो और वो सभी स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हो तो उसे अपन संयुक्त अंडपी कहेंगे। स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए, ये आपको याद रखना कि जब आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको अपन संयुक्त अंडपी कहेंगे। और वियुक्त अंडपी के अंदर जुड़े हुए नहीं है। एग्जाम में इनकी परिभाषा नहीं पूछते, इनके एग्जाम्पल पूछते हैं कि संयुक्त अंडपी का एक एग्जाम्पल बताइए। तो आपको ध्यान रखना कि जो अफीम है, पेपेवर है, पेपेवर सोमनीफेरम अफीम जिसको अपन पेपेवर बोलेंगे, वो उसके अंदर जो जायांग होगा वो संयुक्त अंडपी। और जो वियुक्त अंडपी जो होगा उसके अंदर एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ माइचेलिया। अगर इसका आपको डायग्राम देखना है तो एनसीईआरटी बुक ज़रूर खोलें आप, उसके अंदर इसका डायग्राम लिखा हुआ कि स्त्री केसर की संख्या 1 से ज़्यादा है और वो जब आप एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो वियुक्त अंडपी है। अब आपने टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इनके प्रतीक भी पढ़े होंगे, जैसे संयुक्त अंडपी को अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे 5 अंडप है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। और अगर वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो इस प्रकार से उसको लिखते हैं। ये कोष्ठक का मतलब आपस में जुड़े हुए संयुक्त अंडपी से। चलो अब अपन बात करते हैं कि स्त्री केसर क्या होगा। एक स्त्री केसर की अगर अपन बात करें तो एक स्त्री केसर के अंदर 3 मुख्य भाग होंगे। तो स्त्री केसर के अंदर, एक स्त्री केसर के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ये एक स्त्री केसर मैं बना रहा हूँ, ये स्त्री केसर, ये एक स्त्री केसर मैंने आपके सामने बनाया। इसका जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। अब क्या काम करता है ये, तो जब भी परागण की क्रिया होगी तो जो परागकण होंगे वो यहाँ पर आके गिरते हैं, वर्तिकाग्र पे आके गिरेंगे। ये जो लंबी सी नलिका नुमा जो संरचना है वो वर्तिका कहलाएगी। और इसके बाद में ये नीचे जो फूला हुआ जो भाग है वो अंडाशय कहलाता है, अंडाशय, ओवरी। इंग्लिश देखे तो इसको स्टिग्मा बोलेंगे, स्टिग्मा। ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो एक स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इस वर्तिकाग्र के अंदर आपको एक थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या काम करेगी, तो परागण की प्रोसेस के अंदर यहाँ परागकण आकर गिरेंगे तो इसका एक दूसरा नाम है अवतरण मंच। पराग कणों का अवतरण मंच किसको कहा जाता है,
तो अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना। अवतरण मंच जो है वो वर्तिकाग्र को क्या, अवतरण मंच क्यों कहा जाएगा, ये पराग कण यहाँ आके गिर रहे उसके कारण इसको अवतरण मंच कहेंगे। उसके बाद से जो पराग नलिका बनेगी वो पराग कण की पराग नलिका इस वर्तिका से होते हुए यहाँ अंडाशय तक पहुँचती है। तो वर्तिका पराग नलिका का एक रास्ता बनाती है अंडाशय तक पहुँचाने के लिए, और सबसे नीचे वाला जो भाग होगा वो अंडाशय कहलाता है, अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर आपको याद रखना ये आधारी फूला हुआ भाग है, एक लाइन याद रखना, स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग। और इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स या क्या मिलते हैं, बीजांड मिलते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल्स। तो अंडाशय के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बीजांड अंडाशय से जिस संरचना द्वारा जुड़े होते हैं उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो एक मैं लाइन लिख लूँ यहाँ पर, प्लेसेंटा। ये थोड़ा आपको याद रखना कि प्लेसेंटा क्या होगा, बीजांड जिस संरचना द्वारा किसी को मेरी स्पीड कम लग रही है तो वो ज़रूर स्पीड बढ़ा दे, अपने प्लेबैक में जाके प्लेबैक स्पीड बढ़ा दे आप, प्ले स्पीड यूट्यूब की। बीजांड जिस संरचना द्वारा जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, प्लेसेंटा। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो अंडाशय वो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और सबसे नीचे की तरफ होगा, और उसके अंदर प्लेसेंटा होगा और वहाँ से क्या जुड़े हुए होंगे, बीजांड जुड़े हुए होंगे। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब नॉर्मली एक अंडाशय के अंदर कितने बीजांड हो सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे और आपको अगर मालूम करना है कि भाई एक अंडाशय के अंदर कितने बीजांड होते हैं, तो आप उनके फल को पकड़िए। जैसे आम के अंदर एक बीज बनता है, आम अपने आप में फल है, उसके अंदर एक बीज बनता है, एक गुठली बनती है। तो इसका मतलब फिक्स है कि जो आम का जो अंडाशय रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अंडाशय वो क्या बनाता है, फल बनाता है। तो आम का जो अंडाशय होगा उस अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या कितनी रही होगी, एक बीजांड रहा होगा। तो एक बीजांड रहा होगा, इस कारण से अंडाशय में ये एक बीजांड था, अतः वो एक बीज बनाया। तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिसके अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है। जैसे आपको याद रखना है एग्जाम्पल, आम, गेहूँ, धान, इन सभी के अंडाशय के अंदर एक एक बीजांड होता है, तो वो एक एक बीज बनाता बाद में। और कुछ ये बोले यहाँ मैं लिख लूँ एक बीजांड। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंडाशय में बहुत सारे बीजांड होते हैं। आप बता सकते हो कि बहुत सारे बीजांड किस किस में होगा। तो जैसे पपीता आपने खाया होगा, पपीता के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। पपीता है, तरबूज है, नींबू है, वो पपीता, तरबूज और आर्किड। ये एग्जाम्पल मैं आपके एनसीईआरटी के लिखवा रहा हूँ, तो बहुत सारे, लेकिन आपको ये तो अच्छी तरह से याद रखना, पपीता, तरबूज और आर्किड, इनके अंदर एक अनेक बीजांड, अंडाशय के अंदर अनेक बीजांड देखने को मिलेंगे। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, अनेक बीजांड। चलो सर, अब बीजांड क्या होगा। अब ये जो बीजांड है वो कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना कि ये जो बीजांड होगा वो ओव्यूल्स जो होगा वो अंडाशय के अंदर देखने को मिलता है। इसका एक दूसरा नाम है जिसको अपन दीर्घ बीजाणुधानी भी कहेंगे। क्या कहा जाएगा इसको, दीर्घ बीजाणुधानी। और इसका एक और नाम है जिसको हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये थोड़ी अपने को याद, बीजांड के 2-3 नाम हैं। इसको बोले आप बीजांड को, ओव्यूल को, दीर्घ बीजाणुधानी को, या फिर इसको गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी हम जानते हैं। थोड़ा सिस्टम काम नहीं कर रहा है।
तो बीजांड को हम दीर्घ बीजाणुधानी ये भी कहा जाएगी, और इसके अलावा इसको गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं, गुरु बीजाणुधानी। दीर्घ बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के नाम से हम जानते हैं। और इंग्लिश में इसको अपन मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया। एक है तो मेगा स्पोरेंजियम, अनेक बीजांड है तो मेगा स्पोरेंजिया। तो इसको अपन अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। एग्जाम में किसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सभी बीजांड गए, गुरु बीजाणुधानी गए, दीर्घ बीजाणुधानी गए, मेगा स्पोरेंजिया गए, ओव्यूल्स गए, वो सब एक ही नाम है, आपको एक ही आंसर लिखना है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होगा कि बीजांड की संरचना कैसी है, अपने को बीजांड किस प्रकार का नज़र आता है। तो सबसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना कि एक बीजांड अपने को किस प्रकार से नज़र आता है। बीजांड की संरचना भले गुरु बीजाणुधानी कहे, दीर्घ बीजाणुधानी कहे, वो सब एक ही है। अब अपन जानते हैं कि जो बीजांड होगा वो अंडाशय के अंदर मिलेंगे और अंडाशय में प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता था। एक लाइन में वापस लिख लूँ, अंडाशय में प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हो। एक संरचना होगी जिसके द्वारा ये अंडाशय से जुड़ा रहेगा, वो अंडाशय में प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब अपन इसको बीजांड के बहुत सारे भाग होंगे और इसके अंदर कौन कौन से मेन भाग है उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अंडाशय की भित्ति है, ये अंडाशय की भित्ति, भाई साहब यहाँ से अंडाशय की भित्ति से भित्तीय बीजांड नहीं आ सकते। यहाँ भित्ति से अगर ये बीजांड लगा हुआ है तो अगर अपन यहाँ इसका अंडाशय का चित्र बनाने की कोशिश करोगे, जहाँ से ये बीजांड शुरू होता है वो भाग क्या है, प्लेसेंटा। जैसे मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ये ध्यान रखना, मैं भित्तीय बीजांड नहीं वाला बताया, जब अंडाशय की भित्ति से लगा हुआ होता है तो ये प्लेसेंटा हो गया। अब यहाँ से जैसे एक लंबा सा व्रंत निकल रहा है, ये जैसे मैंने आपके सामने बीजांड बनाया, ये वाला जो भाग है यहाँ से लगाकर ये वाला जो भाग जो अंडा बीजांड के मेन भाग को अंडाशय से प्लेसेंटा से जोड़ता है, तो ये भाग हो जाएगा बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। डायग्राम में नए पेज पे ले लेता हूँ। चलो सर, अब यहाँ अपन बीजांड की संरचना बनाए तो ये जैसे अंडाशय की बड़ा सा बनाएंगे तो ये अंडाशय की भित्ति है और यहाँ से इस प्रकार से ये अंडाशय अगर जुड़ा हुआ है थोड़ा सही नहीं बना है, इसको मीठा था। इसको बंद, ये वाला भाग जो जिसकी वजह से ये अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है उसको अपन प्लेसेंटा कहेंगे। और ये अंडाशय की भित्ति मान लो आप, ये अंडाशय की भित्ति, ये प्लेसेंटा हो गया। उसके बाद में यहाँ से ये भाग है, इस प्रकार से। तो ये वाला जो भाग है जिसकी सहायता से बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो वो भाग कौन सा हो जाएगा, बीजांड व्रंत हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला भाग,
जहाँ पर ये बीजांड, व्रंत और बीजांड आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाला भाग थोड़ा आपको याद रखना। इस भाग को अपन नाभिका भाग, हाइलम बोलेंगे, नाभिका। ये तो दो शब्द याद रखना आपको, नाभिका भाग। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लूँ, आपको कन्फ्यूजन न हो। फ्यूनिकल भाग है, फ्यूनिकल। ये जो भाग है वो हाइलम कहलाएगा, HYLE, हाइलम भाग। उसके बाद में बीजांड के चारों ओर 2 प्रकार के सुरक्षा प्रदान करने वाले आवरण होंगे। जैसे यहाँ मैं बना दूँ, इस प्रकार से ये मैंने 2 आवरण बना दिए बीजांड के चारों तरफ। तो ये वाला जो आवरण है वो है बाह्य अध्यावरण। तो बीजांड के चारों ओर 2 संरक्षक आवरण पाए जाते हैं, जिसको अपन किस नाम से जाने जाएंगे, ये बाह्य अध्यावरण है। और ये अंदर वाला जो है उसको हम आंतरिक अध्यावरण कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण कहेंगे। ये 2 ध्यान रखें। अब अध्यावरण पूरी तरह से चारों तरफ से बीजांड को घेरे हुए होता है, लेकिन ये आगे वाले भाग भी, ये दोनों अध्यावरण आपस में जुड़े हुए नहीं होते। तो इसको अपन बीजांड द्वार कहेंगे। मतलब बीजांड का वह भाग जहाँ पर अध्यावरण आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसको अपन बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहेंगे, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल का जो विपरीत वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, उसका उल्टा भाग, वो नाभिक, नाभिक भाग, सॉरी नाभिक नहीं, निभागी भाग, शैलेजा भाग कहेंगे। थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, इसको मैंने मिटा दिया है। और ये जो भाग हो जाएगा वो याद रखना आपको, बीजांड द्वार का उल्टा वाला भाग, जस्ट विपरीत छोर पे स्थित भाग, निभागी भाग, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कैलेजा बोलेंगे, HLAZ, कैलेजा भाग। ये मेन भाग हुए। तो अपन मैं सबसे पहले भाग की बात वापस करूँगा। तो एक होता है बीजांड व्रंत, जिसकी सहायता से कोई भी बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, वो बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत और मेन जो बीजांड का मुख्य भाग है, वो जब आपस में जिस भाग से जुड़े हुए होंगे वो नाभिका भाग कहलाएगा। ये वाला भाग आपको याद रखना, जहाँ जाकर ये जुड़ा हुआ होगा बीजांड व्रंत। उसके बाद में तीसरा भाग आपको याद रखना, अध्यावरण। तीसरे भाग में अध्यावरण आ जाएगा, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। अध्यावरण 2 होंगे, जो बीजांड को चारों तरफ से घेरे हुए रहेंगे। एक जगह पर ये शीर्ष भाग में दोनों अध्यावरण आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है या रंध्र बन जाता है, जिसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाएगा। ये चौथा भाग हो जाएगा बीजांड द्वार। इसके अलावा जो बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, वो कौन सा भाग कहलाएगा, निभागी भाग कहलाएगा। तो ये बीजांड के 5 भाग हो गए। इसके अलावा यहाँ मध्य भाग के अंदर पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ एक समूह होगा। यहाँ बीजांड के मध्य भाग में बहुत सारी कोशिकाएं होगी। एक कोशिका मैं थोड़ी बड़ी बना देता हूँ यहाँ पे। तो बीजांड के मध्य भाग में इस प्रकार से कोशिकाओं का बना हुआ एक समूह होगा, जिसको अपन बीजांड कहेंगे। तो ये मेन भाग आपको याद रखने हैं। नंबर 1 बीजांड व्रंत है, नंबर 2 नाभिका है, नंबर 3 अध्यावरण है, नंबर 4 बीजांड द्वार है और नंबर 5 निभागी भाग है। और अगर अपन यहाँ केंद्र के अंदर ये इस प्रकार से बहुत सारी कोशिका स्थित होगी, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ ये भाग होगा। यहाँ केंद्र के अंदर कोशिकाओं का बहुत सारी कोशिका होगी, ये वाला भाग। तो ये जो केंद्र वाला जो भाग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, यहीं पे अपना भ्रूणकोश बनेगा। तो ये जो 6 नंबर का जो भाग है, उसको हम बीजांड काय कहेंगे, बीजांड काय। याद रखना, न्यूक्लियस भाग कहलाएंगे इसको, बीजांड काय भाग, न्यूक्लियस भाग।
तो ये 6 इम्पोर्टेंट भाग हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होगा उस बीजांडकाय के मध्य में, ये जो 7वां भाग में लिख रहा हूँ, ये जो मध्य वाला जो भाग है उसके अंदर अगर इसको मैं जूम करके आपको यहाँ बताऊँ तो ये जो मध्य वाला भाग है वो ऐसा नज़र आएगा अपने को। इसमें 3 तो ऊपर की तरफ कोशिकाएं होगी, ये वाले। एक कोशिका ऐसी होगी जिसके अंदर 2 केंद्रक होंगे और 3 कोशिका इस प्रकार से नीचे होंगी। अब ये क्या होगी, इनके क्या क्या नाम है अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना कि ये जो केंद्र के अंदर बीजांडकाय के मध्य के अंदर 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक वाली एक संरचना पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक वाली ये संरचना है। और पूरे बीजांड का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग भी यही है, क्योंकि यहीं पे मादा युग्मक पाया जाता है। तो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। तो ये जो 7वां जो भाग है उसका नाम क्या हो जाएगा, भ्रूण कोश है, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा दूँ आपको कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने शुरुआत की थी स्त्री केसर से कि जायांग एक स्त्री केसरी या बहु स्त्री केसरी हो सकता है। यदि वो बहु स्त्री केसरी हैं तो वो 2 प्रकार का होगा, संयुक्तांडवी या वियुक्तांडवी। जब स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो संयुक्तांडवी, और जब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो वो वियुक्तांडवी। एग्जाम्पल याद रखना, संयुक्तांडवी अफीम है और वियुक्तांडवी में माइचेलिया है। स्त्री केसर के हमने भाग देखे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से 3 मुख्य भाग होंगे, जहाँ अंडा से आधारी फुला हुआ भाग होगा और उसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। अब बीजांड जिस संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़े हुए होते हैं वो प्लेसेंटा कहलाएगी। और फिर हमने देखा कि भाई एक अंडाशय के अंदर नॉर्मली कितने बीजांड हो सकते हैं। तो आम, गेहूँ, धान है उसके अंदर एक एक बीजांड देखने को मिलेगा। उसी प्रकार पपीता, तरबूज, आर्किड, इसके अंडाशय के अंदर अनेक बीजांड देखने को मिलते हैं। फिर हमने बीजांड, दीर्घ बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी की संरचना को हमने देखा। तो इसकी संरचना के मेन 7 भाग है। नंबर फर्स्ट भाग कौन सा हो जाएगा, बीजांडवरण, जिसकी सहायता से कोई भी बीजांड किससे जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा। और उसके बाद में दूसरा जो भाग होगा वो इसका नाभिका भाग कहलाएगा। और जो नाभिका भाग होगा वहाँ पर ये बीजांड की मुख्य शरीर, मुख्य काय और ये बीजांडवृंत आपस में संधि स्थल है। तो ये कभी कभी पूछते हैं बीजांडवृंत व बीजांड का संधि स्थल क्या कहलाएगा, तो बीजांड का संधि स्थल वो क्या कहलाएगा, नाभिका कहलाएगा। अंडाशय, प्लेसेंटा और बीजांडवृंत का जो संधि स्थल है, सॉरी अंडाशय और बीजांडवृंत का संधि स्थल क्या कहलाएगा, वो प्लेसेंटा कहलाएगा। उसी प्रकार तीसरा जो भाग है वो अध्यावरण है, जो इसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करेगा, रक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ये। और चौथा जो भाग है वो आगे से ये अध्ययन आपस में जुड़े हुए नहीं होती है, तो उसको अपन बीजांड द्वार कहेंगे। और नंबर 6 ये बीजांडकाय है और इसके मध्य में एक 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है, जिसको भ्रूण कोश के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो बीजांड का स्ट्रक्चर अपने को याद रखना अच्छी तरह से कि ये बीजांड क्या काम करेगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम जो पढ़ेंगे वो गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा कल का, गुरु बीजाणु जनन। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। और कल हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। अब रहेगा ये गुरु बीजाणु जनन, जिसको अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। उसको नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई कहीं गुरु बीजाणु बनेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कल पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, करते रहिए, ताकि सरकारी विद्यालय के तमाम बच्चों को ये फ़ायदा मिल सके। जहाँ पर जीव विज्ञान की फैकल्टी नहीं है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएं, बिल्कुल, ताकि वो बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।